आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम यूनिट सेकंड के बारे में पढ़ेंगे और यूनिट सेकंड का ये सेकंड टॉपिक है जिसका नाम है न्यूट्रिएंट्स। रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी, न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसीज एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडियंस। तो आज न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है और उसका हमारे शरीर में क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। भोजन में अनेक जटिल रासायनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर की वृद्धि, ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत और रोगों से रक्षा के लिए आवश्यक हैं। यह रासायनिक पदार्थ शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करने के लिए एवं स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उचित मात्रा में आवश्यक होते हैं। ये पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्व वह होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाए रखते हैं, शारीरिक वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं, वो हमारे पोषक तत्व कहलाते हैं। अगर कोई पोषक तत्व हमारा शारीरिक विकास नहीं करता है तो वो पोषक तत्व नहीं कहलाते हैं। हम अगर भोजन में सही तरह से पोषक तत्वों का चुनाव करें, उसको सही मात्रा में खाएं तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कार्बोस, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल। जल को भी हम पोषक तत्वों में शामिल करते हैं। ये भी हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है, पाचन में सहायता करता है। इसके बिना भी हमारा शरीर अच्छा संतुलित नहीं रहेगा। मतलब हम जो संतुलित भोजन कहते हैं उसमें जल को भी शामिल किया गया है। हमें उचित मात्रा में पेय पदार्थों का सेवन करते रहना चाहिए जिससे हमारे पाचन शक्ति का विकास होता है, वो और अच्छे तरीके से काम करता है। अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स को 2 भागों में बांटा गया है, मैक्रो न्यूट्रिशन और माइक्रो। इसमें मैक्रो में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सम्मिलित है। ठीक है, 3 हम पढ़ेंगे। और माइक्रो में हम पढ़ेंगे विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में। इस पार्ट में हम ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन्स को बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे और सेकंड पार्ट में हम मिनरल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में इतना सब कुछ आएगा तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाता, इसलिए हम पार्ट 1 और उसका पार्ट 2 कल आएगा। तो अब पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। हमें सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। और इसकी आधारी रचनात्मक इकाई शर्करा। इसका जो सबसे सरलतम रूप होता है वो शर्करा ग्लूकोज होता है। कार्बोहाइड्रेट अपनी उच्चतम इकाई किस में टूटता है? जब इसका पाचन हमारे शरीर में होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो ये ग्लूकोज में टूट जाता है और हमारे शरीर में मिलकर, ब्लड में मिलकर ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है। और इसकी सोर्सेज देखते हैं, कहाँ से हमें प्राप्ति होती है कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट हमें चावल, गेहूँ, रागी, बाजरा, आलू, चुकंदर, शकरकंद, गुड़, शक्कर, अंगूर, शहद, फल, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। हमें कार्बोहाइड्रेट इन सभी से प्राप्त होता है बहुत अधिक मात्रा में। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट कितनी है। डेली रिक्वायरमेंट है इसकी 300 से 500 ग्राम पर डे। हमें पर डे कितनी आवश्यकता होती है कार्बोहाइड्रेट की? 300 से 500 ग्राम पर डे की आवश्यकता होती है हमें अपने भोजन में। जब हम भोजन करते हैं तो 300 से 500 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। अब इस बात करते हैं इसके कार्यों की। ये कौन कौन से कार्य करता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट के द्वारा हमें सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान होती है, सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन की बचत करता है। अगर कार्बोहाइड्रेट हम सही मात्रा में ले रहे हैं तो प्रोटीन उसका ऊर्जा उत्पादन का कार्य नहीं करता, फिर वो हमारे ऊतकों की टूट फूट जो होती है उसकी मरम्मत करने का काम करता है। और विटामिन बी समूह के संश्लेषण में, जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो जो विटामिन बी समूह है उसके संश्लेषण में क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट काम करता है उसको
अवशोषण में इसका सहायता करता है, जो विटामिन बी समूह होते हैं उनका। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और इसके क्या कार्य हैं, और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है। जो हम कैल्शियम लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही अवशोषित होता है। ठीक है, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं अधिक मात्रा में, तो वो क्या करता है, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। उसको पाचन जो क्रिया होती है उसको स्वस्थ रखने में कार्बोहाइड्रेट बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करना, जो रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो बढ़ जाती है वो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही उसको संतुलित किया जा सकता है, उसको स्तर को कम किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसकी कमी से कौन कौन से प्रभाव देखे जा सकते हैं। जब हम कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में लें तो क्या कौन कौन सी कमी आती है। वज़न कम होना, जब हम कार्बोहाइड्रेट कम लेंगे तो हमारा क्या होगा, एनर्जी जब नहीं मिलेगी तो वज़न कम होते जाएगा। शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाना, हम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे, हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं मिलेगी तो विकास क्या होगा, नहीं होगा। शरीर की क्रियाशीलता कम होना, एनर्जी के द्वारा ही हमारे शरीर क्रियाशील होता है। जब एनर्जी ही नहीं होगी तो हमारे शरीर कैसे क्रियाशील हो सकती है, तो थकावट, ये सभी प्रभाव हम देख सकते हैं। और क्या होता है, त्वचा में झुर्रियाँ पड़ना, झुर्रियाँ सी पड़ जाती है। ठीक है, कुपोषण के लक्षण प्रकट होना, हमारे जब पोषक तत्व की कमी होगी तो क्या होगा, हमारा शरीर कुपोषित हो जाएगा। और पाचन संस्थान संबंधी विकार उत्पन्न होना, जब आपने पहले ही देखा है, पढ़ा है इससे पहले कि क्या कार्यों में क्या करता है, पाचन संस्थान को इस स्वस्थ रखता है। जब इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, ये पाचन संस्थान विकार उत्पन्न हो जाएगा। और जब अधिक लेंगे कार्बोहाइड्रेट तो क्या होगा, हमारे शरीर में मोटापा हो जाएगा। तो अधिक भी नहीं लेना, कम भी नहीं। अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रोटीन के अणुओं में सल्फर एवं फास्फोरस भी उपस्थित रहते हैं। और जो प्रोटीन का सबसे सूक्ष्मतम इकाई है वो है अमीनो एसिड। जब हम प्रोटीन को खाते हैं, जब प्रोटीन का पाचन होता है हमारे शरीर में, तो ये अपने सरलतम इकाई अमीनो एसिड में टूट जाता है। और इसके सोर्सेज क्या है, मिल्क, मीट, एग्स, चीज़, फिश। ठीक है, ये एनिमल सोर्सेज हैं और ये सारे एनिमल सोर्सेज हैं। और जो वेजिटेबल सोर्सेज हैं उनमें पल्सेस, विभिन्न प्रकार के जो दाल होते हैं, सेरेलेक्स, बीन्स, नट्स, ऑयल, सीड्स, ये सभी प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज हैं। दूध में प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जो बीन्स होते हैं, सोयाबीन और भी जितने विभिन्न प्रकार के बीन्स होते हैं, सभी प्रोटीन्स के बहुत ही अच्छे स्रोत होते हैं। और बात करें डेली रिक्वायरमेंट्स की तो 60 से 65 ग्राम प्रति डे, मतलब पर डे इसकी आवश्यकता होती है एडल्ट्स में। ठीक है, 60 से 65 ग्राम पर डे। अब बात करते हैं इसके कार्यों की, तो ये क्या कार्य करता है, शरीर की वृद्धि एवं विकास करना। प्रोटीन के द्वारा शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायता मिलती है। और जो तंतुएं हैं उनके पुनर्निर्माण एवं मरम्मत हेतु प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर में जो भी तंतु टूट जाते हैं तो उसकी मरम्मत करता है, उसका पुनर्निर्माण करता है, प्रोटीन के द्वारा ही होता है। और हार्मोन्स का निर्माण करना, प्रोटीन क्या करता है, जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, और भी हार्मोन्स होते हैं जैसे इंसुलिन हार्मोन। ये क्या कार्य करता है, रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखता है। अगर प्रोटीन की कमी होगी तो ये इंसुलिन कार्य नहीं करेगा। ठीक है, और बात करते हैं एंजाइम्स का निर्माण करना। प्रोटीन एंजाइम्स का भी हार्मोन की तरह एंजाइम्स का भी निर्माण करता है। जैसे कौन कौन से होते हैं, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये सभी एंजाइम्स हैं। और हमारे शरीर में क्या करते हैं, भोजन का पाचन, ऑक्सीकरण और चयापचय में सहायता करते हैं।
रक्त का थक्का जमाने में प्रोटीन क्या करता है, जो प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नामक एक प्रोटीन पाई जाती है वो क्या करता है, तो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। एंटीबॉडीज़ के निर्माण में प्रोटीन एंटीबॉडीज़ का भी निर्माण करता है। ठीक है, एंटीबॉडीज़ क्या करता है, हमारे शरीर में विभिन्न रोगों से लड़ने में क्षमता प्रदान करता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अब बात करते हैं ऊर्जा प्रदान करने में। प्रोटीन क्या काम करता है, ऊर्जा भी प्रदान करता है। अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करने लगता है। कार्बोहाइड्रेट की जगह पे ऊर्जा प्रोटीन के द्वारा हमें मिलती है। अब बात करते हैं इसकी कमी से क्या होता है, कौन कौन से रोग देखने को मिलते हैं। तो इसमें होता है वृद्धि का रुकना। जब हमारे प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाती है। मांसपेशियों का क्षय, जब मांसपेशियों का क्षय होने लगता है, टूट फूट होती है, तो प्रोटीन की कमी होगी तो उसका निर्माण नहीं हो पाएगा, तो क्षय होने लगता है। मैरस्मस रोग, इसे सूखा रोग भी कहते हैं। प्रोटीन की कमी होगी तो हमारा शरीर सूख जाता है और इसमें हम बहुत ही दुबला पतला इंसान हो जाता है। क्वाइसोकर, ये रोग भी प्रोटीन की कमी के कारण होता है, जिसमें क्या होता है कि शरीर में सूखापन होने लगता है, सारी कमियां इसमें दिखाई देती है। इसमें सूजन हो जाता है, वृद्धि में रिकॉर्ड होती है, मानसिक परिवर्तन, रक्तहीनता, सारे रोग इसी में होते हैं। ये पूरे शरीर में क्या होता है, रक्त की कमी भी हो जाती है। रक्तहीनता, प्रोटीन की कमी के कारण रक्तहीनता हो जाती है। जैसे कि हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। ठीक है, जब प्रोटीन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा और रक्तहीनता हो जाएगा। रक्त में हीमोग्लोबिन के स्तर में गिरावट। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन का बना होता है। जब प्रोटीन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा और इसका स्तर गिर जाएगा। विटामिन की कमी, विटामिन भी प्रोटीन क्या करता है, कुछ विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर में उसके निर्माण में सहायता करता है। अगर प्रोटीन ही नहीं होगा तो हमारे शरीर में जो विटामिन है उनका निर्माण नहीं हो पाएगा, तो जिसके कारण प्रोटीन्स की भी कमी होगी और उसके साथ साथ विटामिन की भी। अब बात करते हैं फैट्स की एंड ऑयल्स की। ठीक है, फैट्स क्या होता है, ये वसा क्या होता है, 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर ठोस रहता है, जबकि तेल इसी सामान्य तापक्रम पर द्रव के रूप में, मतलब तरल के रूप में रहता है। ठीक है, और ये दोनों क्या करते हैं, फैट्स और ऑयल्स दोनों हमें एनर्जी देते हैं, दोनों एनर्जी के सोर्सेस हैं। ठीक है, जो फैट्स होते हैं, जब हमारे शरीर में इनका पाचन होता है तो वो अपनी सरलतम इकाई वसी अम्ल फैटी एसिड में टूट जाते हैं। अब बात करें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ये जो प्रकार है वो वसी अम्लों का ही है, संतृप्त और असंतृप्त वसी अम्ल। ठीक है, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो वेजिटेबल्स, ऑयल्स, और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो एनिमल्स में पाए जाते हैं। कोकोनट ऑयल एंड पाल्म ऑयल, इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं। अब बात करें इनकी सोर्सेज की, तो ये एनिमल फैट्स जो होते हैं उसमें घी, बटर, मिल्क, चीज़, एग, मीट और फिश में पाए जाते हैं। और वेजिटेबल जो फैट्स होते हैं वो होते हैं ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कोकोनट, ये सभी में पाए जाते हैं। सेरेलैक, पल्स, नट्स, वेजिटेबल सब में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इनके कार्यों की। ये क्या करता है, हमें एनर्जी देता है। 1 ग्राम फैट में हमें 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। और जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनको ऑब्जर्व करके हमें विटामिन जो मिलते हैं वो फैट के द्वारा ही मिलते हैं। और ये हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जो फैट हमारे स्किन में होता है ये हमारे कोमल अंगों को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये हमारा फैट क्या करता है, बॉडी ग्रोथ, स्ट्रक्चरल जो हमारी रूपरेखा देता है वो किसके द्वारा होता है, फैट के द्वारा।
ठीक है। और इसके डेली रिक्वायरमेंट्स कितना, 10 से 20 ग्राम पर डे की आवश्यकता पड़ती है एक दिन में। अब बात करते हैं इसकी कमी के कारण कौन कौन से रोग हो जाते हैं। मोटापा होता है और फेनोडर्मा एक रोग होता है, इसकी कमी से, फैट की कमी से होता है। ठीक है। हार्ट डिसीज़ होता है, कैंसर होता है, और जो विभिन्न प्रकार के ये सब रोग होते हैं ये सारे फैट के कारण ही होते हैं। अगर हम फैट को ज़्यादा हम यूज़ करते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, मोटापा होने लगता है। और इसको हम ज़्यादा, एक ही फैट को हम बार बार यूज़ करते हैं, इसको जलाते हैं, तो उससे कैंसर रोग भी हो सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन्स की। विटामिन्स क्या होता है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ये इनकी कमी आवश्यकता होती है, लेकिन ये महत्वपूर्ण होती है। इसको हम 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं, एक तो फैट सॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल। हमने पहले भी पढ़ा था, इसमें भी बता रहे हैं कि फैट सॉल्युबल में A, D, E and K होते हैं, और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, B कॉम्प्लेक्स एंड C, ये 2 ही होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन ए की। इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है। और इसके सोर्सेस हैं, हमें प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं, मक्खन, घी, अंडा, दूध, पालक, मूली के पत्ते, पपीता, आम, पत्ता गोभी, मछली का तेल, कद्दू, संतरा, टमाटर और गाजर। इसका सबसे अच्छा प्राप्ति के साधन है वो है जो हमें प्राणी जगत से मिलते हैं, एनिमल सोर्सेज हैं, उनसे हमें बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन ए प्राप्त होता है। और उसकी जो डेली रिक्वायरमेंट्स है वो कितनी है, 1000 यूजी पर डे। हमें डेली में 1000 यूजी पर डे लेना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कमी के कारण कौन कौन से रोग देखे जा सकते हैं। तो इसमें शारीरिक वृद्धि में रुकावट हो जाती है। जब हमारे विटामिन ए की कमी होती है तो शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। और गुर्दे में पत्थरी का जमना हो जाता है। जब हमारे शरीर में ए की कमी होती है, विटामिन ए की कमी होती है, तो गुर्दे में पत्थरी हो जाती है। और केराटोमलेशिया, इसमें क्या होता है, जब ए की कमी होती है तो हमें केराटोमलेशिया हो जाता है, जिसमें हमें देखने में परेशानी होती है। और फाइनोडर्मा रोग भी हो जाता है, जिसमें क्या होता है, जो त्वचा हमारा होता है उसकी जो श्वेत ग्रंथियाँ होती है, जो स्वेल ग्लैंड्स होते हैं, वो ठीक प्रकार से कार्य नहीं करते हैं, और जिसके कारण पसीना नहीं निकलता। और ऊपर क्या होता है, चेहरा खुरदरा, सूखी, कठोर हो जाता है। और फिर इसके बाद कौन सा है, हम देखते हैं। और इसके बाद प्रजनन शक्ति कम होती है। जब ए की कमी होती है, जब विटामिन ए की कमी होती है, तो जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उसका स्राव बहुत ही कम मात्रा में होता है, और जिससे प्रजनन शक्ति में कमी आ जाती है। ये सारे रोग हैं। और कौन से रोग होते हैं जब विटामिन ए की कमी होती है, रतौंधी में क्या होता है, ए की कमी होता है तो हमें आँखों का रोग हो जाता है, और इससे हमें देखने में परेशानी होती है। जेरोथेल्मिया, इस रोग में क्या होता है, इसमें अगर हमें निरंतर विटामिन ई की कमी होती है तो आँखों की जो कॉर्निया होती है उसकी जो श्लेष्मिक झिल्लियाँ होती है, ठीक है, वो सूख जाती है। ठीक है। और जो बिटॉक का धब्बा है, ये क्या होता है, जो आँखों की जो भीतरी झिल्ली होती है उस पर धब्बे पड़ने लगते हैं, कॉर्नियों पे छोटे छोटे दाने जैसे संरचना होती है वो दिखाई पड़ने लगता है। जेरोसिस कंजक्टाइवा, इसमें क्या होता है, जो कंजक्टाइवा होता है वो सूखकर मोटी हो जाती है, कभी कभी इसमें घाव भी बनने लगते हैं, और इसमें धुएं जैसी सफ़ेदी छाने लगती है, और आँखों में दर्द होने लगता है। अब बात करते हैं जेरोसिस कार्नियो की। जेरोसिस कार्निया में क्या होता है, इसमें जो अश्रु ग्रंथि होती है वो सूख जाती है और आंसू निकलना बंद हो जाता है। ये सारे रोग हैं जो विटामिन ए की कमी से होते हैं। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। अब बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। इसके सोर्सेज क्या है, ये चीज़, बटर और फिश, सेरेलैक
और इसका सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है वो है विटामिन डी के लिए सूरज की रोशनी। जो हमें सूरज की रोशनी मिलती है वो विटामिन डी का महत्वपूर्ण स्रोत है। और इसकी जो पर डे की रिक्वायरमेंट है वो कितनी होती है, वो होती है, और इसकी दैनिक जो आवश्यकता होती है वो कितनी होती है, 5 यूजी पर डे। ठीक है, और ये फैट सॉल्युबल होता है, ये फैट में घुलनशील होता है। अब बात करते हैं विटामिन डी के कमी से कौन कौन से प्रभाव होते हैं। तो इस पे क्या होते हैं, जब विटामिन डी की कमी होती है हमारे शरीर में तो रिकेट्स होता है। रिकेट्स ज़्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं 6 से 18 माह तक के, उनमें अधिक देखा जाता है। ठीक है, और इसमें होते हैं टिटेनी नामक एक बीमारी होती है, वो हो जाता है, और दांतों का सड़ना, ठीक है, अस्थि मधुता, ये सारे ऑस्टोमलेशिया जिसे कहते हैं वो होने लगता है। ये ज़्यादातर वृद्धों में होता है, जो जिनकी एज हो जाती है उनको होता है। ठीक है, ये सारे रोग विटामिन डी की कमी से होते हैं। और बात करते हैं जैसे कि अस्थि मधुता, जो ये रोग है जो वयस्क में होते हैं, इसमें बड़ों का रिकेट्स भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये सारे रोग होते हैं। अब बात करते हैं विटामिन सी की, जिसे स्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, और इसकी प्राप्ति के स्रोत हैं आंवला, अमरूद, नींबू, संतरा, अनानास, आम, पपीता, टमाटर, चलाई, धनिया पत्ता, ये सभी विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। ठीक है, और जो डेली रिक्वायरमेंट है वो 30 से 40 mg पर डे की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं विटामिन सी के कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो इसकी कमी से जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है वो स्कर्वी रोग। स्कर्वी 2 लोगों में मतलब को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, वयस्कों में स्कर्वी और बच्चों में स्कर्वी हो जाता है, जिसमें कमजोरी, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, आलस, सुस्ती, थकान, ये सभी देख सकते हैं। और मसूड़े सूख जाते हैं, दांत कमज़ोर होकर गिर जाते हैं, ये सारे रोग स्कर्वी में देखे जाते हैं विटामिन सी की कमी के कारण। और मुंह से दुर्गंध आता है, ये सारे सिम्टम्स विटामिन सी की कमी के कारण से होता है। अब बात करते हैं विटामिन ई। विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, इसका सर्वोत्तम जो स्रोत है वो है गेहूं के जो भ्रूण होते हैं उसका तेल, इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ई पाया जाता है। और चावल के चोकर का तेल, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, जौ, जई का आटा, गाजर, प्याज, टमाटर, केला, संतरा, इन सभी में विटामिन ए पाया जाता है। और इसका जो डेली रिक्वायरमेंट है वो है 10 mg, ठीक है, पर डे, और ये फैट सॉल्युबल होता है। अब बात करते हैं विटामिन ई की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो ई की कमी के कारण जो देखा जाता है वो प्रभाव कौन सा होता है, प्रजनन क्षमता में कमी। इसमें क्या होता है, जो प्रजनन अंग होते हैं वो सुचारू रूप से कार्य नहीं करते, और जो हार्मोन्स हैं उनका स्राव में असंतुलन होता है। और होता है यकृत का नेक्रोसिस। जब विटामिन की ई की कमी होती है तब यकृत क्या होता है, वो काम करना बंद हो जाता है, और वो क्या करता है, वो धीरे धीरे गलने लगता है, नष्ट होने लगता है। और विटामिन ई की कमी से होता है एरिथ्रोसाइट हीमोलाइसिस। इसमें क्या होता है, लाल रक्त जो कणिकाएँ होती हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं आरबीसी, उसका नष्ट होने लगता है, वो नाश होने लगता है। और वो जब नष्ट होता है तो हमारे शरीर में रक्त अल्पता मतलब एनीमिया की कमी हो जाती है, और हमें एनीमिया रोग हो जाता है। जब रक्त की कमी होगी तो हमारे शरीर में एनीमिया हो जाता है।
और जो इसका रोग हम देखते हैं वो है मांसपेशी ऐंठन। जब विटामिन ई का अभाव होता है हमारे शरीर में तो पेशियों में कमज़ोरी हो जाती है और उसकी मतलब बॉडी में टूट फूट होने लगती है, ठीक है, बहुत दर्द होने लगता है। ये सारे कमी हमारे विटामिन ई की कमी के द्वारा हमारे शरीर में देखी जाती है। अब बात करते हैं विटामिन के की। विटामिन के प्राप्ति का स्रोत है चुकंदर, ब्रोकोली, पत्ता गोभी, पालक, सूखा मटर, सोयाबीन, गाय का यकृत, मक्खन, मुर्गी का अंडा, हरा मटर, सेम, संपूर्ण गेहूँ, जई, इन सभी में विटामिन के पाया जाता है। अब बात करते हैं इसकी डेली रिक्वायरमेंट की। तो ये 0.03 mg पर kg फॉर द अडल्ट, मतलब 0.03 mg पर kg पर किलो पर कि इसकी आवश्यकता होती है। अब देखते हैं इसकी कमी के क्या प्रभाव पड़ता है। जब हमारे शरीर में विटामिन के की कमी होती है तो रक्त में प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा कम हो जाती है। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? जब विटामिन के की कमी होती है तो प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा कम होती है, इसलिए रक्त का थक्का देरी से जमता है। इस कारण शरीर में अधिक मात्रा में हमें रक्त बह जाता है। जब अधिक मात्रा में जब उसका जमाव नहीं होगा तो वो अधिक मात्रा में रक्त बहने लगता है और इससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इसलिए हमें अपने आहार में विटामिन के की पूर्ति करती रहनी चाहिए। अब बात करते हैं विटामिन B1 की। इसे थायमीन भी कहते हैं। अब जानते हैं इसकी प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं। विटामिन B1 में हमें किससे प्राप्त होते हैं? शुष्क खमीर, साबुत अनाज, हाथ का कुटा हुआ चावल, गेहूं की मिंगी, चावल की भूसी, साबुत दालें, ये सारे थायमीन प्राप्ति के साधन हैं। अब बात करते हैं इसकी डेली रिक्वायरमेंट की। हमें प्रतिदिन 1.5 mg थायमीन की आवश्यकता पड़ती है और ये वाटर सॉल्युबल होता है। अब बात करते हैं इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। बेरी बेरी, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी हो जाता है। इसमें भूख नहीं लगता है और पाचन जो प्रणाली वो गड़बड़ होती है, चक्कर आता है, ठीक है। और इससे थायमीन की कमी से और कौन सा रोग होता है? इससे होता है वर्निक्स कोर्साकॉफस सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में क्या होता है? आँखों की पेशियाँ कमज़ोर और क्षीण हो जाती है। इसमें जो अत्यधिक जो प्रतिदिन जो मद्यपान करते हैं उन्हीं लोगों को ये बीमारी होती है विटामिन B1 की कमी से। और इसमें क्या लक्षण देखा जाता है? नेत्र जो आँखें होती हैं गोल हो जाती है और घूमने की गति में साधारण रूप में वृद्धि हो जाती है। ये सभी रोग देखे जाते हैं थायमीन की कमी के कारण। अब बात करते हैं विटामिन B2 की। इसे राइबोफ्लेविन भी कहते हैं और इसकी प्राप्ति के साधन है यकृत, सूखा खमीर, अंडे का पाउडर, दूध का पाउडर, ताज़ा अंडा, मांस, मछली और संपूर्ण अनाज, दाल, ये सभी इसके प्राप्ति के साधन हैं। अब बात करते हैं इसकी कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो राइबोफ्लेविन की कमी से रोग होता है त्वचा पे घाव हो जाता है। इसकी कमी से त्वचा पे घाव हो जाते हैं, होंठें सूखने लगती है और इसकी कमी से मैकोलम रोग हो जाते हैं। इसमें व्यक्ति दुर्बल, कमज़ोर हो जाता है और थका सा महसूस करता है और शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। ये सभी रोग विटामिन B2 राइबोफ्लेविन के कारण ही होता है। अब बात करते हैं विटामिन B3 की। इसे नियासिन भी कहते हैं। इसके प्राप्ति के साधन है सूखा खमीर, यकृत, चावल की भूसी, मूंगफली का आटा और छिलका सहित मूंगफली, संपूर्ण अनाज, साबुत दाल एवं फलियों में नियासिन पाया जाता है। अब बात करते हैं इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। इसकी कमी से होते हैं अतिसार, जिसे डायरिया भी कहते हैं, त्वचा का रोग, चर्म रोग
और पागलपन। अतिसार इसे कई बार पूछा जाता है D3 किसकी कमी के कारण होता है, तो D3 नियासिन की कमी के कारण होता है। और क्या होता है अतिसार में यह पाचन संबंधित विकार होता है, इसमें पाचन की गड़बड़ी के कारण ये अतिसार होता है। त्वचा का रोग इसमें हमारे त्वचा में सूजन आना और या फिर चर्म रोग इसी के कारण होता है। ठीक है, और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा होता है नियासिन। ठीक है, और इसकी बात करें रिक्वायरमेंट की, डेली रिक्वायरमेंट की, तो ये 19 mg पर डे की आवश्यकता होती है और यह एक वाटर सोल्यूबल है। तो ये नियासिन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, इसका प्रतिदिन हमें सेवन करते रहना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अब बात करते हैं फॉलिक एसिड की। फॉलिक एसिड को हम B9 भी कहते हैं और उसकी प्राप्ति का साधन है सूखा खमीर, अंडा, यकृत, लोबिया, तिल, पालक, चौलाई, भिंडी, करी पत्ता और संपूर्ण गेहूं में ये फॉलिक एसिड पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके कमी के प्रभाव। कमी के प्रभाव इसमें सबसे जो रोग होता है वो होता है मेगालोब्स्टाटिक रक्त अल्पता। ठीक है, ये रोग हो जाता है और क्या होता है पोषक पदार्थ के शोषण की गति धीमी हो जाती है और अमीनो अम्ल के उपापचय में असंतुलन हो जाता है और पाचन क्रिया क्या होती है बिगड़ जाती है और क्या होता है बार बार बीमार पड़ने लगते हैं इसके कारण। ठीक है, और देखा जाए तो इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है फॉलिक एसिड की वो कितनी होती है, एक वयस्क के लिए 100 यूजी पर डे की होती है। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं जब हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी होती है तो हमारे जो टंग है, जो जीभ है, उसमें कौन से कलर या कौन से चेंजेस आते हैं वो इस पिक्चर्स के माध्यम से आप देख सकते हैं। जब हमारे शरीर में राइबोफ्लेविन की कमी होती है तो वो मजेंटा टंग हो जाता है। ठीक है, इस कलर का होता है। और जब नियासिन की कमी होता है तो स्कारलेट टंग हो जाता है। और जब हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है बीफी रेड कलर का हमारा टंग हो जाता है। अगर आप और डिटेल से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, इस पर एक वीडियो बन चुका है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।